मैंने इसका शीर्षक रखा है लेखन में रोशनी की बात भी हो। मुझे ये नहीं पता कि मैं दिन के कितने घंटे अपने लेखन को देती हूँ। सुबह जब भी उठती हूँ, जगती हूँ, अपना कंप्यूटर ऑन कर देती हूँ, उसके बाद घर का काम और मेरा कंप्यूटर साथ साथ चलते रहते हैं। मैं कंप्यूटर मेज पर ही पढ़ती लिखती हूँ। मैं कंप्यूटर पर हूँ, घर की घंटी बजी, उठ गई, दरवाजा खोला, अगले को जवाब दिया, दरवाजा बंद और फिर कंप्यूटर, रसोई फिर कंप्यूटर, खाना फिर कंप्यूटर। तो इस तरह मेरा पढ़ना लिखना चलता रहता है। मैं रसोई में हूँ या कि कोई और दूसरा घर का काम कर रही हूँ, तब भी मेरे भीतर वह जो मैं लिख रही थी चलता रहता है। इसलिए मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना समय शब्दों के साथ बिताती हूँ, कि मैं सारा ही समय उन्हीं के साथ बिताती हूँ। मैं शब्दों के साथ रहना पसंद करती हूँ और कोशिश करती हूँ। जिस दिन ऐसा नहीं कर पाती उस दिन लगता है आज का दिन व्यर्थ गया, कुछ भी हो जाए कल ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने लेखन के लिए कोई शैली ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मैंने ये देखा कि मेरे पाठकों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो काफी है। मैं मूल रूप से एकांत प्रेमी हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे लोगों से कोई तकलीफ है। मैं सबके साथ जब जहाँ मौका मिलता है होती हूँ, लेकिन मुझे एकांत प्रिय है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से अपने साथ होते हैं तभी आप होते हैं असल आप। ये एकांत ही होता है जो खुद को और दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय देता है। यही बेहतर समय होता है अपने को जानने समझने का और अपने भीतर को समझने का, अपने मन माफिक समय गुजारने का। अन्याय कहीं भी हो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वह चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं विश्व में भी हो। और ये अन्याय कुछ लोगों के साथ सदियों से होता आया है। मैं उनके उस अन्याय को लिखने का प्रयास करती हूँ। मैंने देखा स्त्रियों के साथ अन्याय होता आया है, जब से स्त्रियां वजूद में आई हैं तब से, और आज तक हो रहा है। इसलिए मैं एक स्त्री होने के नाते उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उस अन्याय को कभी न कभी भुगतती हूँ और भुगता है। असल में मैं स्त्रियों पर लिखती नहीं हूँ, अपने आप लिखा जाता है। इस बात की खबर मुझे तब हुई जब मैंने अपने लिखे हुए को पीछे मुड़कर देखा। मुझे पता चलता है कि मैंने स्त्रियों पर ही ज्यादा लिखा है, जबकि मैंने ये सोचकर नहीं लिखा कि मैं स्त्रियों पर लिखूंगी। यूं प्रेम, श्रमिक, सांप्रदायिक सौहार्द, किसान, प्रकृति और ढेर सारे अन्य विषयों पर लिखा है। पर अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये ठीक ही हुआ, और आगे भी मुझे मौका मिलता है, मेरे भीतर से लेखन की आवाज आती है, तो निश्चित रूप से मैं स्त्रियों पर ही लिखूंगी और लिखना जारी रखूंगी। मैं सोचती हूँ कि अपने लेखन में उम्मीद, आशा, रोशनी की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कड़वाहट बहुत है। माना कि जीवन में अंधेरे बहुत हैं, जीवन में अन्याय बहुत है, जीवन में विसंगतियां बहुत हैं, विद्रूपताएं बहुत हैं, मगर इसी के साथ बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी तो हैं। कम से कम उन अच्छों का साथ देने के लिए हमें उम्मीद और आशा की बात करनी चाहिए, वरना वे अकेले पड़ जाएंगे। इसकी फिक्र भी हमें करनी होगी। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता लास्लो क्रास्नाहोर्कई कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग दोनों धरती पर ही हैं, यही हैं। हमें उनका इंतजार नहीं करना पड़ता, फिर भी हम करते हैं और उम्मीद की किरण से खुद को तसल्ली देते रहते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती, ये आंसू ही मुझसे लिखवाते हैं। लिखते लिखते यहाँ तक आ गई। 17-18 की उम्र में लिखना शुरू किया, अब 64 की उम्र और 40 किताबें। मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा कि मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं अपनी उम्र को लेकर कुछ भी नहीं सोचती और मैं अपना काम करती जाती हूँ। अगर मुझे लिखने से प्रेम है तो मैं लिखती हूँ, अगर मेरी पढ़ने की इच्छा है तो मैं पढ़ती हूँ। मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे मिलकर खुश होती हूँ, और तब समय का पता ही नहीं चलता कब गुजर गया। इसलिए जो आज है, जो वर्तमान है, उसको अगर हम ठीक से जी लेंगे तो भविष्य की संभावनाओं के द्वार भी खोल पाएंगे। सभी को जाना है, लेकिन ये सब सोचकर हम अपने वर्तमान को नष्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इस वर्तमान समय में हमारी आंखें देख रही हैं, जो दिल महसूस कर रहा है, वही सच है। और क्या ये कम है? सर्दियों में गर्म हवाएं, गर्मी में ठंडी हवाएं, पहाड़, बर्फ, रेगिस्तान, नदियां, जंगल, धरती, आसमान, चांद, तारे, सूरज, क्या ये जो हम देख रहे हैं हमसे छूट नहीं जाएंगे एक दिन? लेकिन जब तक हम हैं तब तक इनके साथ अपने आप को एक लय में लिए चलते रहना है।
एक प्रेमी जिन आंखों से अपने प्रेम को निहारता है वह वर्तमान में ही संभव है, और यही वर्तमान एक दिन भविष्य का निर्माण करेगा, और यही वर्तमान एक दिन अतीत में समाहित हो जाएगा। तो हम अपने वर्तमान को भूल नहीं सकते, इसलिए वर्तमान में जीना सीखे, तब तो आप जी पाएंगे, आप रह पाएंगे, आप स्थितियों के साथ न्याय कर पाएंगे, आप अपने साथ न्याय कर पाएंगे। सच मानिए, अगर आपने जमीन में बीज बोया है तो लाख अंधेरों में उसकी जड़ें जाएंगी, आपको लगेगा कहाँ गया बीज, क्या हुआ उसका, बावजूद इसके एक दिन वह बाहर निकल कर आएगा, कोपलें फूटेंगी, वह रोशनी से नहाएगा, ये विश्वास रखिए। मैं उन लोगों से प्रेम करती हूँ जो आशा और उम्मीद का दामन हर हाल में थामे रखते हैं। लाख अन्याय हो रहा है, दुनिया में लाख विसंगतियां हैं, लाख अड़चने हैं, लाख अंधेरे हैं, आंधियां हैं, इनके बावजूद वे जो दिया जलाने का प्रयास जारी रखते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करती हूँ और उन लोगों का यकीन करती हूँ, और मैंने उन लोगों पर लिखा भी है। मेरे जो शब्द चित्र हैं वे ऐसे ही लोगों पर हैं। मुझे उन लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी होती है जो संकटों के बाद, मुसीबतों के बाद, तकलीफों के बाद भी हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, और कोई अच्छी चीज देखते हैं, कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो हंस पड़ते हैं। किसी दुखी को देखकर उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं अपने आंसू पोंछकर। मुझे उन लोगों से प्रेम है। मैं समंदर की अगर बात करती हूँ तो इसलिए करती हूँ कि मुझे बूंद पर भरोसा है। एक बार मैं ये बात भी आपसे साझा करना चाहती हूँ कि एक बार मेरी किताब प्रकाशित हो गई, उसके बाद दोबारा उसे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। जब मैं उसे पढ़ूंगी तो वे कमियां उजागर होंगी और तब मुझे दुख होगा। कभी तो ये भाव भी रहता है कि किताब छप गई, अब वो मेरी कहाँ, अब उससे कैसा मोह, जाने दो। मैं कोई बहुत बड़े सपने नहीं पालती, मैं बस छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को खो देती हूँ, उनमें खुश रहती हूँ। हमारे जमाने में लड़कियों को यही सिखाया जाता था कि ससुराल जाकर सबकी सुन लेना, जवाब मत देना। हम कोई बात होती थी तो रोते रहते थे, कभी आंसू पी जाते थे पर बोलते नहीं थे। खैर, वक्त बदला, अब हमारे जैसी लड़कियां नहीं होती हैं। अब लड़कियों के मुंह में जबान आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके पर्स में अपनी खुद की कमाई आ गई है, उनके बटुओं में अपनी मेहनत की कमाई है, वे स्वावलंबी हैं, अपने पांव पर खड़ी हैं। ये सब हुआ स्त्री शिक्षा के कारण। बाल विवाह पर रोक है, विधवा विवाह हो रहे हैं, सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, संपत्ति में पुत्री को अधिकार मिला है। आज उसकी स्थिति बहुत बदली है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रशासन कानूनी व्यवस्थाओं तथा अनेक हितकारी योजनाओं के तहत स्त्री सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि स्त्री दमन के हथकंडे भी समय के साथ बदलते रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दबी कुचली आवाज स्त्री की है। जब तक आधी आबादी को उसका पूरा हक नहीं मिल जाता, तब तक हमें उसके साथ खड़े होना होगा, क्योंकि एक रचनाकारी है जो असहाय, कमजोर, हाशिए के लोगों की बात करता है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नारे देते हैं। देश दुनिया में कोई बड़ी घटना, दुर्घटना घट जाती है और लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती। जैसे बलात्कार होते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, कहीं तेजाब से लड़कियों के चेहरे जला दिए जाते हैं, कहीं उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं समाज में हो रही हों और तथाकथित बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार चुप्पी साध लेते हैं। उनकी आवाज कहीं सत्ता के खिलाफ ना चली जाए, किसी के साथ उनके संबंध खराब ना हो जाएं, ये चुप्पी मुझे सालती है। आप कविता नहीं लिख सकते, कहानी लिखिए। कहानी नहीं लिख सकते, आलेख लिखिए। आलेख नहीं लिख सकते तो आप न्यूज ही बनाकर भेजिए। आप कुछ तो करिए उनके विरुद्ध, सड़क पर निकलिए, निंदा करिए उस कृत्य की। अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो आपके लेखक होने का अर्थ क्या रह जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीजों को किसी न किसी रूप में लिखूं, अन्याय के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध लिखूं, विद्रूप के विरुद्ध लिखूं। चाहे मैं अपने निबंधों में लिखती हूँ, चाहे कविता कहानी में लिखती हूँ, चाहे अपने शब्द चित्रों में लिखती हूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कलम है। दूसरी बात ये भी कि आज किसी और के साथ हुआ है, वही हादसा कल आपके साथ भी हो सकता है। किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है आज, तो कल आपकी बहन बेटी के साथ भी वैसा हो सकता है। जहां तक हो, आपको बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपको टोकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। आप लेखक हैं तो लेखन में ही सही।
ये समय एक साथ अंधकार और प्रकाश का समय है। अंधकार को हमें काटना होगा, वरना वह हम पर हावी हो जाएगा। हमारे हाथ में एक दिया तो होना चाहिए और वह हमें बुझने नहीं देना चाहिए। जब मैंने कोठे वाली स्त्रियों के बारे में, वेश्याओं के बारे में लिखने के विषय में सोचा तो मुझे रोका गया। दफ्तर में भी और घर में भी मुझे कहा गया कि लोग क्या कहेंगे कि हमने पद्मजा को आज कोठों पर देखा, आज हमने पद्मजा की गाड़ी को वेश्यालय के सामने देखा। मैंने कहा जो कहेंगे कहते रहेंगे, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है और मुझे उनके हालात को जानने की जिज्ञासा है और मैं निश्चित रूप से उनके बीच जाकर उनसे बात करके लिखूंगी कि किन किन कठिनाइयों से, किन किन पीड़ाओं से, तकलीफों से वे गुजरती हैं और किस तरह अपना जीवन यापन करती हैं। और मैं उनके पास गई, उनको, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी मजबूरी को मैंने देखा, महसूस किया और लिखा। इतना ही नहीं, पीड़ा में भी उनकी मैंने हंसी देखी। एड्स पीड़ित महिलाओं के बीच भी मैं गई, उनकी तकलीफ को भी जानने की कोशिश की। एड्स पीड़ित अधिकांश महिलाएं अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एड्स से पीड़ित हो जाती हैं। उनको एड्स रोग अपने पति से गिफ्ट के तौर पर मिलता है, अधिकांश को, लेकिन बावजूद उसके उन महिलाओं में अपने पतियों को लेकर कोई शिकायत नहीं। ये सोचने का विषय है। वे अपने पति की गलतियों को माफ करती चली जाती हैं। आप बताइए, आप और हम उनकी पीड़ा को नहीं कहेंगे तो दूसरा कौन कहेगा? वे खुद तो निराशा में डूब जाती हैं, जीते जी मर जाती हैं। समाज भी उनसे रूह नहीं जोड़ता। मैं ये नहीं कहती कि औरतें हमेशा सही होती हैं, वे इंसान हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो जो भी गलती करता है उसको उस गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं जेल में भी जाकर महिलाओं की स्थिति को देख कर आई। एक महिला वहां पर ऐसी थी जिसने अपने बेटे का इल्जाम, मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर लिया और अब उसको 10 साल हो गए जेल में सलाखों के पीछे वो है और उससे उसका बेटा मिलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त क्या कहेंगे कि उसकी माँ जेल में है, कि उसकी माँ ने किसी का मर्डर किया है। वह औरत, वह माँ हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर, हर पल अपने बेटे को याद करके रोती है और उसे पूछने वाला कोई नहीं। कितने लोग, कितनी घटनाएं, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा। लिखिए, बात करिए, दर्द को जानिए, तभी आपका लेखन सार्थक होगा। आप ऐसा करके आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे, उनके लिए प्रेरक बनेंगे। और कुछ हो ना हो, आपकी आत्मा को तो कम से कम शांति मिलेगी ही कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने किसी और के दुख को लिखने की कोशिश की। ये क्या कि सिर्फ अपने ही प्रेम को, अपने ही दर्द को, अपनी ही परेशानियों को कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। आपके दुख से बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ और किसी की भी है, वो भी समझिए। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप लिखते हैं, अगर आपकी कलम में ताकत है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। 1935 में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आई। तब पाठकों ने उन्हें हालाबाज, पियक्कड़ समझा। ये इस आशय के पत्र भी उनके पास आया करते थे। तब कोई उनके उद्गारों को वासना में बताता, कोई पैरोडी करता, कोई उपहास करता, कोई उन्हें पथ भ्रष्ट कहता। तब उनकी पत्नी श्यामा कहती, तुम कोनो सफाई ना देव, तुम तो बस थुरे जाओ। इस वाक्य का लाक्षणिक अर्थ तो अवधि समझने वाला व्यक्ति ठीक से समझ सकता है, पर मैं मोटा मोटा जो अर्थ समझी वो यही कि लोगों की परवाह किए बिना तुम बस नई नई रचनाएं लिखकर उन पर चोट करते जाओ। तो दुनिया हंसी, उन्हें पथभ्रष्ट कहा, पर कवि को खुद पर भरोसा था। वे जानते थे कि मधुशाला या मधुबाला किसी विलासी का आलाप राग नहीं था। उनमें तो युग युग से दबी, दुखी, अपराजित मानवता ही बोली थी, सारे बंधनों को तोड़कर, सारी जड़ सीमाओं से जूझकर। इन्हीं स्थितियों में आपने कविताएं लिखी, पथभ्रष्ट, कवि का उपहास आदि, जो आपके काव्य संग्रह मधुशाला, मधुकलश में संकलित हैं। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि खूब पढ़ो, लिखते जाओ। कोई कुछ भी कहे, तुमको लगना चाहिए कि तुम ठीक दिशा में चल रहे हो। वर्तमान के साथ ही भविष्य भी तय करेगा कि आपने क्या और कैसा लिखा है। इसलिए समय पर छोड़ दो कि कैसा लिखा, वही तुम्हारे लिखे का मूल्यांकन करेगा। पढ़ो मन भर और लिखो मन भर। एक पन्ना और रचन। मैं आपको यही कह सकती हूँ, बाकी मैं कोई बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको कोई नसीहत दूं, शिक्षा दूं। मैं बस ये बता सकती हूँ
कि मैं जो ये करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई प्रेरणा मिलती है तो आप भी करने की कोशिश करें। दूसरा, अपनी नजर से हर चीज को देखने का प्रयास करें, किसी और की नजर से नहीं। यूक्रेन युद्ध विभीषिका पर एक कहानी है, एन एंजल पास्ड अबव अस। ये कहानी लास्लो क्रास्नाहोर्कोई की है। वे कहते हैं कि कहानी में खाई में पड़ा एक प्राण घातक रूप से घायल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आशा की बातें करके जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। उसे एक खूबसूरत ऐसी दुनिया के बारे में बता रहा है जहां सब कुछ अलग होगा, सब कुछ अद्भुत। एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति उसे दूसरे को सांत्वना देने के लिए प्रेरित करती है। उनके पास जिंदा रहने का और कोई जरिया भी नहीं है, तो आशा और उम्मीद का कोई विकल्प नहीं, खासकर ऐसे समय में जब हमें लगता है कि कुछ भी बचने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, ये जो जीवन मिला है यही सच है। किसी को इस तरह जीने की कोशिश करो कि आज है, अब है, यही सच है। हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे ये हमें नहीं पता। हम कल इस दुनिया को, इन पहाड़ों को, इन नदियों को, इन घाटियों को, इस प्रकृति को, पेड़ों को, किसको पता है कि देखेंगे। कल हम इस तरह के आयोजन करेंगे, उनमें हम मिलेंगे और इस तरह हम बोलेंगे, इस तरह हम सवाल करेंगे, कौन जाने। कल हम हंसेंगे, रोएंगे, खेलेंगे, खिलाएंगे, आंसू बहाएंगे, कौन जाने। इसलिए आज अभी किसी की आंख के आंसू पहुंच सकते हो, पहुंच लीजिए। किसी से बहुत दिनों से नहीं मिले हो, मिल लीजिए। किसी व्यक्ति से नाराजगी चल रही है, नाराजगी मिटा दीजिए। हमने कोई गलती की है, माफी मांग लीजिए। सूर्योदय देखो, सूर्यास्त देखो, इन ठंडी हवाओं का आनंद लो, दोस्तों के साथ गप्पे लगाओ, लिखने का मन है लिखो, गाने का मन है गाओ, नाचने का मन है नाचो, पढ़ना है पढ़ लो। यही पल सच है, यही पल एक दिन अतीत बन जाएगा और इसी एक पल से भविष्य की संभावनाओं का निर्माण होगा। इसलिए वर्तमान को खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगे रहो। दुनिया अगर एक स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो भी आप इस स्वप्न को और सुंदर बनाइए। आप बना सकते हो। आप उपेक्षितों को लिखिए, उनके संघर्ष और सपनों को लिखिए। आप में वह ताकत है, क्षमता है, प्रतिभा है, विवेक है, प्रेम है। आप स्वप्न में जीते जाइए। दुनिया अगर एक स्वप्न ही है तो भी।